आई होप यू आर वेल। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल 9 और स्टेटमेंट है प्रूव दैट √3 इज ए इर्रेशनल। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि हमारे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर हमें गिवन है वो इर्रेशनल नंबर है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर हो और वो जो नंबर अंडर रूट के अंदर है वो हमारा प्राइम नंबर हो, तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। या फिर कोई नंबर ऐसा हो कि पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूसली चलता जाए, उसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नहीं रुकता हो, वो कंटिन्यूसली चलता जाए, तो उस टाइप्स के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि रेशो की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों यहां पर हमें यह तो पता है कि √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये बातें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। क्योंकि यहां पर देखें जो 3 है हमारा एक प्राइम नंबर है और इसके ऊपर अंडर रूट है। अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर ही होता है। लेकिन बच्चों यहां पर हमने एग्जांपल 9 में प्रूव करना है कि √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। मतलब हमें पता तो है ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव करना है, तो वो बच्चों हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √3 को हम एक रैशनल नंबर मान लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि जो √3 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। उसके बाद बच्चों जो चीज हमने मानी है, लेट करी है, उसको हम गलत प्रूव करेंगे। और जब हम उसको गलत प्रूव करने में सक्षम रहे तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि जो √3 है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये लेट करना है कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर जो हम लेट करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। और बच्चों अगर √3 हमारा रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों अगर √3 को हमने लेट कर लिया कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि √3 को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, यहां पर हम इंप्लाइज का साइन भी डाला देंगे यहां पर, ठीक है, इंप्लाइज का साइन, और लिखेंगे देयरफॉर जो √3 है वो हमारा A/B के इक्वल है, A/B के इक्वल है। जैसे मैंने बताया कि जो नंबर रैशनल होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P/Q लिखने की बजाय हमने A/B लिख लिया, ये भी तो रेशो की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हुआ कि जो √3 है वो A/B के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि √3 अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि √3 हमारा A/B के इक्वल है, ओके। और अगर बच्चों हम √3 को, एक बात और करना कि एक बात मैं आपको और यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर मैंने यहां पर लिखा 1/2 तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2/1 तो बच्चों ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। और 2/1 हमारा 2 के इक्वल हो सकता है, मतलब कि अगर हमने कोई नंबर लिख दिया सिंपल 2 तो वो हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब बच्चों ये भी हुआ कि अगर हमने √3 लिखा, ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन हमें पता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन को हम कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे हमने बताया कि कोई भी नंबर हमने यहां पर लिख दिया, जैसे कि 4 लिख दिया, तो 4 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 के नीचे इन डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4/1 हमारा 4 ही होगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जो √3 है अगर उसके नीचे भी अगर हम 1 लिख दें तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम यहां पर एक चीज मेंशन करेंगे, और वो चीज बच्चों ये है कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। ए और बी हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 को हम इस फॉर्म में ना लिखने की बजाय हम √3 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, और a अपॉन बी 1 के अलावा किसी और नंबर्स के टेबल पर नहीं आएंगे। मतलब हमने ये जो कंडीशन है ना, जो अपॉन 1 वाली, इसको नेग्लेक्ट करना है, ये कंडीशन हमने नहीं लेके चलनी। ये भी मतलब एक हमारा रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन इस कंडीशन को हमने छोड़ना है, क्योंकि फिर ये कंडीशन अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या रखना है, जैसे कि 2/5 था, 2/5 था। ठीक है, तो 2/5 है, ये क्या हमारा एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर दोनों का, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, दोनों का 1 है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 2/5 हमारा है वो p/q की फॉर्म में है। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर p की वैल्यू कितनी है 2 और q की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर भी है, इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बच्चों यहां पर बात हुई कि हम सिर्फ ये वाली कंडीशन जो मतलब रैशनल नंबर की जो ये वाली कंडीशन है, को प्राइम नंबर वाली कंडीशन, इसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि वेयर और इसको बच्चों में रब कर हम लिखेंगे कि वेयर a and b are co-prime numbers, तो बच्चों साथ में हमने एक कंडीशन और लिखनी है कि b नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो इस टाइप का नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो हमने ये वाला केस भी नहीं बनाना। अगर ऊपर हमारा बेशक जितना भी बड़ा नंबर है, जितना भी ग्रेटर नंबर है, अगर इन डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो b हमारा कभी भी यहां पर इस कंडीशन में 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वाला केस नहीं बनाना। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि अगर ऊपर 0 आ जाए और नीचे हमारा b ही रहे, मतलब a हमारा 0 हो सकता है, तो बच्चों ये 0 के इक्वल होगा। तो ऐसा केस तो बन सकता है, लेकिन ये वाला केस हम नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, उसको अप्रोच करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ b है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये बात बच्चों हमारी हो गई यहां पर। ओके, तो यहां पर ये बात बच्चों हमारी हो गई कि √3 दिस इज इक्वल टू a/b है। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि √3 के नीचे हम यहां पर 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये मतलब रैशनल नंबर हो गया, ये अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बच्चों यहां पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब बच्चों हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, b जो हमारा है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा √3b, दिस इज इक्वल टू, और a हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a। ठीक है, a इंटू 1 a। अब बच्चों ये करने के बाद हमने इस फॉर्म में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। क्या करनी है? स्क्वेयरिंग करनी है। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों हम बोथ साइड्स यहां पर स्क्वायर कर देंगे। अगर बच्चों हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, √3b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। और बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये स्क्वायर है, ये सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होगा, √3 का ऐसे स्क्वायर, और बच्चों b का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि ये b का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अभी तो ये हमारा बन गया। अब बच्चों ये करने के बाद देखिए हमने क्या करना है कि जो √3 का जो स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ पर जो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा, और b का होल स्क्वायर हमारा b स्क्वायर होगा, और a का होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी 3b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको रब करके कि हमारे पास देखो क्या बना है, 3b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 3b
3b² दिस इज इक्वल टू a², यहां पर हम लिख देंगे और। ओके बच्चों, जो ये 3b² है इसको हमने अब रफ में सॉल्व करना है, तो यहां पर हम रफ पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3b² हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और a² जो अलोन है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में है। तो देखें, अगर मैं यहां लिखूं 3b² एंड दिस इज इक्वल टू a², और बच्चों अगर मैं ये देखो, जो ये 3 है ये b² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 3 है ये b² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस 3 को मैं ट्रांसफर कर दूं इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा हमारा डिवाइड में, मतलब ये बन जाएगा a²/3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये a² है ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहां पर हम ये वाली जो फॉर्म है ये हम रफ में ही करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे कि हेयर a² is divisible by 3, a² is divisible by 3, is divisible by 3 and a is also divisible by 3, a is also divisible by 3, divisible by 3। सो बच्चों हमने यहां पर क्या लिखा कि जो हमारा a² है वो 3 के साथ डिविजिबल है, मतलब 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अगर a² 3 के साथ डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा ये a है ये भी 3 के साथ डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड होगा। तो बच्चों इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a हमारा 4 है। तो अगर a हमारा 4 है तो a² देखो हमारा कितना होगा? 16 होगा। ओके, तो अगर a² जो कि 16 है वो 2 के साथ डिविजिबल है, मतलब अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ये हमारा a है जो कि 4 है ये भी तो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है ना। तो वैसे ही बच्चों अगर हमारा a² यहां पर 3 के साथ डिविजिबल है, हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लो कि a हमारा यहां पर 3 है तो a² देखो हमारा क्या होगा? 9 होगा। तो अगर बच्चों 9 हमारा 3 के साथ डिविजिबल हो सकता है और 9 हमारा क्या था? a², तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 बन जाएगा कि जो 3 है, जो a है वो भी तो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों यहां पर हमने वही बात लिखी है कि अगर a² हमारा 3 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? a भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों इतने पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था और आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। मैं इसको रफ कर देता हूं कि मेरे पास यहां पर जगह की कमी है। और ठीक है, ये हमारा हो गया। तो बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है। अब ये करने के बाद हमने यहां लेट करना है, लेट a दिस इज इक्वल टू 3k, a दिस इज इक्वल टू 3k। तो बच्चों ये हमने यहां पर ऐसे लेट करना है क्योंकि देखें यहां पर √3 था तो जो प्राइम नंबर था वो 3 था, तो इसलिए हमने a को 3 लेट किया। अगर मान लो यहां पर 2 होता तो a को हम यहां पर 2 लिखते। और बच्चों ये साथ में k क्या है? k हमारा है एनी इंटीजर। ठीक है, यहां लिख देंगे वेयर k इज एन इंटीजर, या फिर एनी इंटीजर या फिर एन इंटीजर। ठीक है, हम लिखते हैं एन इंटीजर, a इज एन इंटीजर। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इस k की वैल्यू को, इस a की वैल्यू को हम इस फॉर्म में पुट करेंगे। ओके, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करें? तो बच्चों ऐसे करो, आप इतना पहले नोट कर लो, फिर बाकी बात हम आगे करते हैं। ओके, इतना नोट करोगे तो आई होप कि आपको, तो बच्चों आई होप, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने वो उतार लिया होगा और जो रेफरेंस वाला पार्ट था, जो थियोरी थी, वो मैंने रब कर दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्म में हमने a को 3k पुट करना है। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर है 3b² दिस इज इक्वल टू, और a की प्लेस पर बच्चों हम 3k पुट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम इंप्लाइज का साइन पुट कर देंगे क्योंकि हमने यहां पर न्यू वैल्यू पुट करी है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3b², और यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k²। ठीक है,
और बच्चों इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये वाली जो फॉर्म बनी है ये इस टाइप की फॉर्म बनी है, लेकिन इस टाइप की फॉर्म में जो 3b स्क्वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और अलोन जो टर्म थी a स्क्वायर वो हमारी राइट हैंड साइड में है। तो बच्चों इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 3k स्क्वायर को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो b स्क्वायर हमारा अलोन है वो हम राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। और बच्चों यहां पर भी जैसे कि हमने पीछे किया था कि 3 को अगर हम ट्रांसफर करें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। तो बच्चों यहां पर भी देखें, अगर हम इस 3 को ट्रांसफर करें इन लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं यहां पर रफ में करूं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा k स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहां पर हम रेफरेंस लिख सकते हैं हम यहां पर कि वेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड देयरफॉर, या फिर देयरफॉर लिख लेते हैं यहां पर, एंड देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, कि अगर हमारा जो b स्क्वायर है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो b है हमारा अलोन वो भी 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, हो सकेगा। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, जैसे कि हमने a स्क्वायर वाले केस में लिया था। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग में अब एक बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कि 2/3 हम मान लेते हैं कि जो 1 के अलावा किसी और के टेबल पर नहीं आते, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का अगर कॉमन फैक्टर 1 हो तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब 1 के अलावा और किसी और नंबर के टेबल पर नहीं आते। तो बच्चों जब यहां पर हमने स्टार्टिंग में माना था कि हमने इसको माना रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर ऐसा है कि a अपॉन बी की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन a और b हमारा को प्राइम नंबर है। लेकिन बच्चों देखो यहां पर हमने क्या लिखा था कि जो a है वो हमारा 3 के साथ डिविजिबल है। तो बच्चों इस कंडीशन से देखो हमारे पास क्या आया कि b जो हमारा है वो भी 3 के साथ डिविजिबल है, मतलब a और b 3 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि जो हमने यहां पर कंसीडर किया था, लेट किया था कि a और b जो कि हमारे को प्राइम नंबर है कि 1 के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के अलावा वो दोनों नंबर किसी और नंबर के टेबल पर नहीं आते। तो बच्चों ये बात गलत हो गई क्योंकि a हमारा 1 के अलावा 3 के टेबल पर आ रहा है और b भी हमारा 3 के टेबल पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम इसका रेफरेंस लिखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। तो बच्चे यहां पर हम लिखेंगे here a and b are divisible by 3, are divisible by 3, therefore our assumption is wrong, therefore our जो हमने अज्यूम किया था बच्चे, अजम्पशन थी जो हमारी कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है वो रॉन्ग हो गई है। तो यहां लिखेंगे दैट इज a and b are not co-prime number, a and b are not co-prime number, co-prime numbers। तो अगर a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है तो बच्चों ये देखो ये क्या हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो हमने क्या बोला था कि √3 हमारा रैशनल नंबर है, कि √3 हमारा रैशनल नंबर है। अगर बच्चों ये रैशनल नंबर होगा तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर a और b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बच्चों ये भी जरूरी है कि a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है मैंने बताया जो रेशो वाली वो यहां पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैशनल नंबर और a और b का को-प्राइम होना साथ में लिंक्ड है। ठीक है, ये लिंक्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है तो इसका जो मीनिंग होगा कि जो इसको इंप्लाइज करेगा कि √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हमने √3 को रैशनल नंबर लेट किया था
तभी इसको हमने √3 को a अपॉन b के इक्वल लिखा था, और हमने साथ में कंडीशन लिखी थी कि √3 को हम a अपॉन b की फॉर्म में जो लिख रहे हैं, तो यहां पर a और b हमारे कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी √3 हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन बच्चों यहां पर a और b हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों ये हम यहां पर लिख देंगे, देयरफॉर √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। तो अगर बच्चों ये रैशनल नंबर नहीं है तो कौन से नंबर होंगे? तो ये क्या होंगे? इरैशनल नंबर। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे हेंस √3 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 9 समझ आई होगी, और इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। देखें, हमें पूछा गया था कि √3 एक इरैशनल नंबर है, हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये इस बात को हमने प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेंगे कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है, और इस बात को हम गलत प्रूव कर देंगे तो √3 हमारा इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने लेट कर लिया कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर √3 हमारा रैशनल नंबर है तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि √3 दिस इज इक्वल टू a अपॉन b, और साथ में हमने कंडीशन लिख दी थी कि जो a और b हमारे वो कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसको बच्चों हमने सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पर √ था, तो इसको हमने हटाना था, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, हमारे पास ये कंडीशन बनी। और इस कंडीशन से बच्चे हमारे पास देखो क्या आ गया कि a² हमारा 3 के साथ डिविजिबल है, मतलब जो a² है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी हमारा 3 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने a को 3k पुट कर दिया, और यहाँ पर k क्या था? एनी इंटीजर था। जब बच्चों हमने a को 3k पुट किया तो हमारे पास देखिए ये फॉर्म बनी, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया b² दिस इज इक्वल टू 3k²। और बच्चों इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो इससे हमें क्या चला पता कि b² हमारा 3 के साथ डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल है। तो बच्चों लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था कि a और b हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहां पर a और b के 1 के अलावा और भी फैक्टर आ रहे हैं, और वो फैक्टर है 3, मतलब a और b हमारे 3 के साथ डिविजिबल हैं। तो जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारी अजम्पशन थी, वो बच्चों रॉन्ग है कि a और b हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो अगर a और b हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है तो √3 जो कि हमने लेट किया था कि रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा, तो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर बच्चों वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि √3 हमारा इरैशनल नंबर होगा। Hence √3 is an irrational number। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जांपल 9 समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम करते हैं एग्जांपल नंबर 10, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.